अब हम आगे बढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म के टाइप कितने हैं। तो मेटाबॉलिज्म मेनली ये जो सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस है, ये दो टाइप के रहते हैं। कुछ रिएक्शंस को हम एनाबॉलिज्म कहेंगे, मतलब मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। आसान भाषा में समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैटाबॉलिज्म में कैटा काटना या तोड़ना, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं काटना या फिर तोड़ना, ये कैटाबॉलिज्म है। मतलब बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के छोटा कर देना। अरे भाई देखो, मैं दोबारा से तुमको समझा रहा हूं, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, बराबर है। अब उसके बाद में मैंने उसके कह दिया कि भाई एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जैसे मान के चलो घर है, ये घर है, मैंने इसको तोड़ तोड़ के इसके एक एक ईंट को अलग कर दिया। मतलब मैंने छोटे को बड़ा किया या बड़े को छोटा किया, बड़े को छोटा किया, मतलब किसी बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के छोटा कर देना, इससे कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई अगर आप ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन याद करते हो, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है वो टूटकर 10 स्टेप की रिएक्शन से गुजरकर वो टूटकर वो पायरुविक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, इसलिए 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका मतलब मैंने 6 कार्बन के कंपाउंड को बीच में से काटा तो 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े बन गए। तो मैंने यहां पे जोड़ा या तोड़ा, तो ये केमिकल रिएक्शन है, इससे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। मतलब ग्लाइकोलिसिस एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। मगर उल्टा अगर मैं कर दूं, अगर मैंने पायरुविक एसिड को 2 पायरुविक एसिड से अगर मैंने दोबारा क्या बना दिया होता, मैंने ग्लूकोज बना दिया होता, जैसे एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते, जैसे अभी हवा से हमने CO2 ले लिया, जमीन की रूट से हमने पानी ले लिया, ओके, सनलाइट को हमारे क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया, और तीनों को जोड़कर हमने ग्लूकोज बनाया। इन शॉर्ट क्या है, फास्ट में कहूंगा, ध्यान से सुनो। 6CO2 plus 12H2 in presence of sunlight and chlorophyll A, it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। यहां पे क्या रिएक्शन हुआ, 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll A, it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। अब यहां पे देखो CO2 और पानी को जोड़ के, अरे तुमने 6 कार्बन का कंपाउंड बनाया, मतलब तुमने छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी चीज बनाई। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटी चीजों को मिलाकर बड़ी चीज बनाना। अक्सर करके आपने देखा होगा, जो बॉडी बिल्डर्स को कम वक्त में ज्यादा बॉडी बनानी होती है और अच्छी और ज्यादा खुद को बहुत बल्कि बनाना होती है, तो एनाबॉलिक्स लेते हो। एनाबॉलिक्स का मतलब है बिल्डिंग, आप छोटी चीजों को मिलकर बड़ा बना देना। मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला तुमको कि इस बिल्डिंग को तोड़कर मैंने इसकी एक एक ईंट अलग कर दी, ये होगा कैटाबॉलिज्म। और उन्हीं ईंटों को जोड़कर मैंने एक नया घर बनाया, तो हम उसे कहेंगे एनाबॉलिज्म। और ये दोनों भी तोड़ना जोड़ना है, तो केमिकल रिएक्शंस, इसलिए हम इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और कभी भी याद रखना, अगर आप 11th NCERT के जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे ना, तो बायोमोलिक्यूल में आपको ये लाइन देखने को मिलेंगी। कभी भी एक चीज याद रखना कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के टूटने से बनती है ATP। याद रखना है, बॉन्ड के टूटने से बनती है ATP, और बॉन्ड के बनाने से, मतलब ये दोनों अलग अलग, इनको जोड़ना है, इसका मतलब आप इनके बीच में क्या बनाना चाहते हो, बॉन्ड। तो बॉन्ड बनाने के लिए खर्च की जाती है ATP। याद रखना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। इसका मतलब कैटाबॉलिज्म का मतलब तोड़ना मतलब बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेंगी, ATP बनेंगे। और बॉन्ड बनाने के लिए, अगर नया बॉन्ड कोई बनाना है, तो ATP खर्च होंगी वहां पे। तो ये सबसे खास था मेटाबॉलिज्म को लेके। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट, आप बोलेंगे सर इस चीजों के ऊपर आप इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं। भाई डिस्कस करने की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि मैं जिंदा हूं क्योंकि ये मेरे में 4 चीजें हैं, मगर किसी व्यक्ति ने अगर मुझसे कहा सर इन 4 चीजों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं उसका जवाब दूंगा भाई मेटाबॉलिज्म। कैसे, मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे जस्ट एक बात तुम बताओ कि किसी इंसान की अगर अचानक मौत हो जाए, कि भाई एक आदमी है जिसको अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया और उसकी इंस्टेंटेनियसली मौत हो गई, तो मुझे एक बात बताओ, उसकी बॉडी अभी भी मरने के बाद किससे बनी है, सेल से। मगर अब उसके सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या, नहीं। मतलब ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं क्या, नहीं। मतलब बॉडी में उनके सेल तो है, पर अब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं क्या,
नहीं हो रहे, मतलब अभी वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा, और मेटाबॉलिज्म अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मर चुके हो। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी भली सेल से बनी है। जैसे अक्सर करके हमारे क्लासरूम के अंदर यहाँ पे ये टेबल जो है, ये जो टेबल और ये चेयर जो है, ये लकड़ी से बनी है, लकड़ी प्लांट से आती है और प्लांट जिंदा है। तो क्या इस मतलब लकड़ी से बनी हुई कुर्सी को मैं या लिविंग कहूंगा क्या? नहीं, भले ही उसमें भी सेल है, मगर उस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, इसलिए उसकी अब ग्रोथ होगी कि कुर्सी और बड़ी होने वाली है क्या? नहीं होंगी। और उसको महसूस होता है क्या? नहीं होता है। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और लाइन बताना चाहूंगा। ये 4 बातें मानने वाले, ये 4 बातों को फॉलो करने वाले हमारे पृथ्वी पे, इन 4 बातों को फॉलो करने वाले हमारे पृथ्वी पे टोटल 5 किंगडम है। मतलब दोबारा सुनो, ये अगर लाइन तुमको समझ नहीं आई होगी तो मैं दोबारा बताता हूं। मतलब पहले मैंने तुमको बताया कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, जिंदा चीजों की पढ़ाई करने वाली ब्रांच को बायोलॉजी कहते हैं। आपको लग रहा होगा सर आप इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो? बेटा फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पढ़ पढ़ के वो बहुत ज्यादा फ्लुएंसी आ गई है बातों में, और मैं यही फ्लुएंसी तुम में लाना चाहता हूं कि तुमको लगे कि भाई हमको भी ऐसा याद होना चाहिए। दोबारा सुनो, बायोलॉजी का मतलब होता है जिंदा चीजों की पढ़ाई करने को बायोलॉजी कहते हैं। फिर जिंदा कौन है? जिंदा के डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? जिंदा वो है जो सेल से बनता है, जिंदा वो है उसके सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, जिंदा वो है जिसके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, और जिंदा वो है जिसे महसूस मतलब कॉन्शियसनेस है। ये 4 बातें जिसमें है वो जिंदा है। तो फिर ये 4 बातें मानने वाले हमारे पृथ्वी पे कौन कौन है? तो फिर बात आती है 1969 की। एक साइंटिस्ट थे हमारे, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आपने देखना एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम था R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर ने कहा था इस दुनिया पे राज करने वाले 5 किंगडम है, 5 राजवाड़े हैं, मतलब 5 अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सर पहले जिंदा, उनका पहले किंगडम का नाम क्या है? मोनेरा। दूसरे किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। तीसरे किंगडम का नाम क्या है? फंजाई। चौथे किंगडम का नाम क्या है? प्लांटी। और 5वें किंगडम का नाम क्या है? एनिमेलिया। मतलब इस पृथ्वी पे जिस ग्रह पे हम रहते हैं ना, उस ग्रह पे सिर्फ 5 अलग अलग टाइप के राजा है। सबसे पहला राजा है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा नहीं समझ आ रहा है तो एक ही लाइन में कह देता हूं, किंगडम मोनेरा में आता है दुनिया के सभी बैक्टीरिया। फिर सेकंड किंगडम कौन सा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपने नाम सुना होगा, अमीबा प्रोटिस्टा है, यूग्लिना, पैरामीशियम, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, जितने भी प्रोटोज हुआ है सारे के सारे किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा में। और एक बात आपको मैं सबसे बेहतरीन बताना चाहता हूं, अक्सर करके लोगों को लगता है कि हमको जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलता है ना, वो हमको पेड़ों से आता है, मगर ये बात गलत है। यदि ऑक्सीजन समंदर से आता है, और समंदर से आता है कहां से आता है? ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स है जिन्हें हम डाई एटम्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करके हमको ऑक्सीजन देते हैं। और एक और मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहूंगा, इस धरती पे पहली बार ऑक्सीजन किसी ने डाला था? मतलब जब से पृथ्वी बनी ना, तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन को ऐड करने वाला बैक्टीरिया था, उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब जब तक साइनोबैक्टीरिया नहीं थे तो उसके पहले हमारे पृथ्वी का वातावरण रिड्यूसिंग नेचर का था, मतलब ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन था। और फिर साइनोबैक्टीरिया आए, साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस किया और फिर हवा के अंदर ऑक्सीजन डाला, और उसके बाद में हम आए। मतलब दुनिया में सबसे पहले कौन आए? बैक्टीरिया। ऐसे फिलहाल के लिए समझ के चल। फिर उसके बाद में क्या आता है? प्रोटिस्टा मैंने आपको बता दिया। फंजाई में सिंपल सी फंगस, वो ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर, या हमको कभी खुजली वगैरह आती है तो फंगल इन्फेक्शन, वही फंगस है। उसके बाद में क्या आता है? दुनिया के सारे पेड़ पौधे, प्लांटी। और फिर आते हैं हम किंगडम एनिमेलिया, जानवर सारे के सारे। और 5 किंगडम में से सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया। वैसे तो सबसे बड़ा मोनेरा है, मगर बैक्टीरिया हर जगह पे, और हर जगह पे बैक्टीरिया को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप लेकर जा नहीं सकते, तो जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए जानवर आसानी से दिख जाते हैं, इसलिए लार्जेस्ट किंगडम कौन सा आता है? किंगडम एनिमेलिया। और ये 5 किंगडम को ओवरऑल जब आती है कि मैं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहा हूं? बायोलॉजी। तो फिर बायोलॉजी के मेन कितनी ब्रांचेस? 3 ब्रांचेस। पहला क्या है? बॉटनी। दूसरा क्या है? जूलॉजी। और तीसरा क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। सर बॉटनी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट, पेड़ों की पढ़ाई करने वाली बायोलॉजी की शाखा को बॉटनी कहते हैं। सर जूलॉजी क्या है? जू का मतलब ही होता है एनिमल, तो स्टडी ऑफ एनिमल को क्या कहते हैं? जूलॉजी। और फिर माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जो आंखों से दिखते नहीं,
और जिनको देखने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आइज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, उससे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। कितना सिंपल है ये बेसिक लेक्चर हमारा कि साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, लिविंग क्या है, 5 किंगडम की मीनिंग्स क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, और बायोलॉजी की मेन कोर 3 ब्रांचेस। बॉटनी में क्या आ गया, किंगडम प्लांटी की पढ़ाई। जूलॉजी में क्या आ गया, एनिमल किंगडम की पढ़ाई। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई अक्सर करके दिखते नहीं, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा तो वैसे भी आंखों से दिखते नहीं क्योंकि वो एक सेल से बने होते हैं, तो वो माइक्रो में आ जाते हैं। और फंगस भी, जैसे कि यीस्ट फंगस यूनिसेलुलर, आंखों से दिखती नहीं, वैसे बहुत सारी फंगस, मशरूम भी फंगस है, वो आंखों से दिखती है। मगर हम बड़े लेवल पे बात करें, जनरलाइज्ड, जैसे कि जे डोळ्यानं बघू शकत नाही, जो आंखों से दिखते नहीं, वो माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। फिर अगला सवाल, सर बायोलॉजी का फादर कौन सा है? वैसे तो आपको मैं ये सवाल कमेंट बॉक्स में पूछने वाला था कि अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको बताना है बायोलॉजी का फादर कौन है, बॉटनी का फादर कौन है, जूलॉजी का फादर कौन है, और माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है। माइक्रोबायोलॉजी के तो 2 फादर है। देखो बच्चों, मैं देखो ये सारा मेहनत का पसीना, आपको पता नहीं कि वीडियो शूट करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे दोस्त, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे, मैं सोच रहा था बहुत ज़माने से कि भाई मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा, तब जाके कुछ अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ाता अच्छा हूँ। पर मैं ये सोच रहा था यार व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो व्हाइट बोर्ड आएगा, दीवारें आएगी, थोड़ा आउटडेटेड लगेगा, पुराने ज़माने का लगेगा। आजकल तो यूट्यूब पे हज़ारों लोग, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म, इतने बेहतरीन तरीके से वीडियो एडिट कर रहे हैं कि हम वहाँ पे क्या कहाँ स्टैंड करेंगे, मतलब हमारे वीडियो कोई देखेगा या नहीं देखेगा। पर मेरे दोस्त ने बहुत हिम्मत दी है मुझे इसको लेके कि भाई साजिद, अपना काम है वीडियो बनाना, हमारा काम है उसको शुरू करना, क्योंकि हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो फिर जब तक वो चीज़ें तू नहीं ले पाएगा तब तक तो तू वीडियोस ही बना नहीं पाएगा फिर। तो मुझे वो समझ आया। और आपको पता नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं, भयानक धूप है बाहर। आपको पता नहीं कैमरे के अंदर पसीना दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पर लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने शर्ट अगर निचोड़ूं तो उसमें से पसीना निकलेगा। ये मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि बस आप हमारी मेहनत को सराहो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछो। और 21 जून को जो नीट आने वाली है, तो नीट रिलेटेड बायोलॉजी का कुछ भी डाउट है तो बिंदास मुझे पूछें। किसी टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आते तो उसके ऊपर मैं कल ही आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अगर समझ आए तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बायो डायरी साजिद सर को। मिलते हैं अगली वीडियो।